नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया के मंच पर हम विभिन्न विषयों पर चर्चा आपके सामने हमेशा लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी कड़ी में एक हम राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर आज की चर्चा आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। जैसे कि हमने आपसे कहा, एक राजनीतिक शख्सियत के संदर्भ में हम आज की चर्चा आपके समक्ष लेकर आए हैं। आज के राजनीतिक शख्स का नाम है चिराग पासवान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चिराग पासवान अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी वर्तमान में हैं और वह राजनीतिक रूप से रामविलास पासवान की जो राजनीतिक विचारधारा है, जो राजनीतिक विरासत है, उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी जद्दोजहद में समय लगे हुए हैं। लेकिन चिराग पासवान की जो राजनीतिक यात्रा रही है वह काफ़ी अंतर्विरोध से भरी दिखाई देती है। उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह है, जहाँ चिराग पासवान स्वयं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए थकते नहीं थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने चिराग पासवान के चाचा के द्वारा जो लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर टूट पैदा की गई थी, उन्हें पशुपतिनाथ पारस को केंद्र में मंत्री बनाकर चिराग पासवान को बहुत बड़ा झटका दे दिया था। लेकिन इसके पश्चात भी चिराग पासवान स्वयं को आज भी बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं अपने को जुड़ा बताते हैं। तो यह चिराग पासवान के अंतर्विरोधों वाली राजनीति को ही दर्शाता है। रामविलास पासवान की राजनीतिक चतुराई को सभी आप बखूबी जानते हैं कि किस तरह से वह विभिन्न गठबंधनों की सरकार में लगातार मंत्री बने रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक वजूद को कभी भी एक पक्ष के प्रति इतना समर्पित नहीं किया जिससे कि उनकी राजनीतिक उससे डगमगा जाए या उनकी राजनीतिक विचारधारा एक जगह केंद्रित होकर रह जाए। रामविलास पासवान विभिन्न तरह की वह राजनीतिक विचारधाराओं के वाली सरकारों में शामिल होकर अपने राजनीतिक विचार को हमेशा जिंदा बनाए रखा। वह विभिन्न विचारधाराओं वाली सरकारों के अंदर शामिल रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने राजनीतिक विचार को उस राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं किया, उस राजनीतिक विचारधारा के आगे समर्पण नहीं किया। इसलिए उन्होंने अपने राजनीतिक विचार को हमेशा जीवंत बनाए रखा और बिहार की राजनीति में वह हमेशा एक अपने वजूद को उन्होंने बनाए रखा, जिस कारण केंद्र में जो भी गठबंधन की सरकारें बनी उसमें रामविलास पासवान की भूमिका निश्चित मानी जाती थी। उसका कारण यही था, रामविलास पासवान बेशक विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं वाली सरकारों में शामिल रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने स्वयं के व्यक्तित्व को और स्वयं की राजनीतिक विचारधारा को एक स्वतंत्रता प्रदान रखी। वह किसी भी राजनीतिक नेता के पीछे उन्होंने अपने को समर्पित नहीं किया, जो कि आज हम चिराग पासवान की राजनीति को अगर देखें तो ये दिखाई देता है। इसी वजह से चिराग पासवान की राजनीतिक आज सवालों के घेरे में है। लोक जनशक्ति पार्टी में जो टूट हुई, उसके जो नेता थे पशुपतिनाथ पारस, जो रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, साथ ही चिराग पासवान के चाचा हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने जो मुख्य भूमिका पशुपतिनाथ पारस ने निभाई, उसको केंद्रीय मोदी सरकार ने उन्हें मंत्री बनाकर सम्मानित किया। इसके बावजूद भी चिराग पासवान केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने से कतराते रहे हैं। यह सभी के सामने बड़ा स्पष्ट है कि चिराग पासवान का उपयोग जिस तरह से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा किया गया, उससे चिराग पासवान को बड़ी उम्मीदें थीं। उन्हें लगता था कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मैं नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा मैंने खोला हुआ है और जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर करने के लिए मैं सारी रणनीतियों पर काम कर रहा हूँ, तो इस चुनाव के पश्चात निश्चित रूप से मुझे स्वयं और मेरी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा और साथ ही बीजेपी के द्वारा उन्हें राजनीतिक रूप से ज़्यादा और सम्मान दिया जाएगा। लेकिन हुआ इसके उलट। चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ खुला मोर्चा उन्होंने खोला, लेकिन उन्हें राजनीतिक रूप से बिहार में सीटों पर कोई फायदा नहीं हुआ। साथ ही नीतीश कुमार तो वहाँ सरकार बनाने में सफल रहे बीजेपी के साथ, लेकिन चिराग पासवान अपनी पार्टी में टूट नहीं बचा सके। इसका सीधा सीधा खामियाजा राजनीतिक रूप से चिराग पासवान को बहुत गहरे तक उठाना पड़ा है। बिहार में आज वह अपनी पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें बीजेपी से कोई ऐसा सहारा सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देता है मिलता हुआ जिसका वह दावा कर सकें। अंदर खाने का खिचड़ी पकड़ी हो बीजेपी और चिराग पासवान के अंदर, यह तो दोनों ही जानते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर देखें तो कहीं भी अभी चिराग पासवान ऐसी पोजीशन में दिखाई नहीं देते हैं कि उन्हें बीजेपी के द्वारा कोई राजनीतिक मदद दी जा रही हो। आज भी पशुपतिनाथ पारस केंद्र सरकार में मंत्री बने हुए हैं। इसी के साथ नीतीश कुमार का अभी हाल में जो उन्होंने गठबंधन को अदला बदली की है,
नीतीश कुमार पुनः 8वीं बार मुख्यमंत्री बिहार में बन गए हैं और आज उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली है और आज वहाँ पर कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। इसको देखते हुए चिराग पासवान की राजनीतिक जो एक लड़ाई है वह और शायद बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने इसी कड़ी में मांग कर दी है केंद्र सरकार से कि नीतीश कुमार की सरकार को बर्खास्त किया जाए। नीतीश कुमार की सरकार बिहार में रहने लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जनादेश का अपमान किया है चिराग पासवान के अनुसार। और चिराग पासवान यह बात बड़ी मजबूती से कह रहे हैं। उनका कहना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो उसका यह उनका स्पष्ट मानना है कि नैतिकता के नाम पे जब गठबंधन से दोनों पार्टियां अलग हो गई हैं तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन या दोबारा से विधानसभा चुनाव होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश कुमार का गठबंधन बिहार में बना है वह बहुत सारी राजनीति को जन्म देता ही है। भविष्य की राजनीति की बिसात को भी वह बिछाने का कार्य कर रही है और आज वहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। तो ऐसे में जो राजनीति आने वाले समय में बिहार में होने वाली है उसमें जनता दल, आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन कब तक बना रहेगा, या 2024 के लोकसभा चुनाव तक बना रहेगा, 2025 के विधानसभा चुनाव तक बना रहेगा। अगर ये बना रहता है तो निश्चित रूप से बिहार के अंदर यह गठबंधन एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आएगा और लोकसभा चुनाव में भी इन्हें इस गठबंधन का फ़ायदा होगा, साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में भी निश्चित रूप से इस गठबंधन को फ़ायदा होगा। लेकिन ये सब सवाल और सब अनुमान भविष्य के गर्भ में हैं और चिराग पासवान की राजनीति किस दिशा में जाती है, वह क्या नीतीश कुमार के विरोध के अपने स्टैंड को बरकरार रख पाते हैं और इस विरोध को वह कितना आगे तक ले जाने में अपने को सक्षम साबित करते हैं, यह भी देखना होगा। साथ ही बीजेपी का जो इस समय रोल है, बीजेपी का जो स्टैंड है चिराग पासवान को लेकर और साथ ही उनके जो चाचा हैं पशुपतिनाथ पारस को लेकर, उनका क्या स्टैंड है, क्या वह पशुपतिनाथ पारस के साथ खड़ी रहती है बीजेपी, या भविष्य में आने वाले चुनावों में वह चिराग पासवान के साथ जाना अपने को पसंद करेगी। तो यह बड़े सवाल हैं बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी। और बीजेपी के रुख से चिराग पासवान और जो लोक जनशक्ति पार्टी का दूसरा गुट है पशुपतिनाथ पारस वाला, उन दोनों की राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने वाला साबित हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि चिराग पासवान आज अपनी राजनीति को उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पर उन्हें केंद्र सरकार, बीजेपी का साथ या अन्य किसी बड़ी पार्टी का साथ जरूर चाहिए जिससे वे अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचा सकें। लेकिन चिराग पासवान के जिस तरह से इस समय राजनीतिक विचारधारा या उनके राजनीतिक करते देखे जाते हैं, उससे यह लगता है वे आज भी अपने को बीजेपी के साथ संबंध रखना चाहते हैं। लेकिन पशुपतिनाथ पारस कैबिनेट मंत्री हैं, तो ऐसे में ये सवाल निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी चिराग पासवान के साथ जाना पसंद करेगी। अभी हाल ही में एक चर्चा ने और जन्म लिया। लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद थे चिराग पासवान को मिलाकर, उसमें से 5 सांसद पशुपतिनाथ पारस वाले गुट में चले गए थे। उसमें से एक चर्चा इन दिनों बड़ी गर्म है राजनीतिक हलकों में, कहा जा रहा है कि उसके 3 सांसद उस गुट से बगावत करने वाले हैं। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है, केवल चर्चा है और उसमें से एक सांसद का बयान आया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर वो 5 सांसद जो चिराग पासवान से टूटकर अलग हुए थे, वो 3 सांसद भी अपनी कोई अलग राह पकड़ लेते हैं या चिराग पासवान के साथ वापस आते हैं, तो यह भी बहुत सारे राजनीतिक संदेशों को सामने लेकर आएगा और इससे बिहार की राजनीति के समीकरण पुनः प्रभावित होते हैं। यह वह 3 सांसद बीजेपी के साथ जा सकते हैं या अन्य दूसरी किसी पार्टी के साथ जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कयास इस समय राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। जब तक कुछ स्पष्ट चीज़ इनके बारे में बाहर नहीं आती है, इसलिए उसके बारे में हम नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में बिहार की राजनीति को लेकर इतने कयासों का दौर जारी है कि उसके संदर्भ में सटीक अनुमान लगाना अब एक पहेली की तरह सभी के लिए बना हुआ है। कब क्या घट जाए बिहार की राजनीति में कोई नहीं कह सकता कुछ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसे समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।